नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पे आप रूबरू होंगे। अगर आप कार चलाते हैं या कार के मालिक हैं, तो एक चिंता हमेशा बनी रहती है कि पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं, डीजल भराने के लिए जाते हैं। खासतौर से पेट्रोल, एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% पेट्रोल की बात करेंगे। और ये शिकायत अब आ रही है कि माइलेज कम हो गया है और माइलेज कम होने के साथ ही साथ इंजन पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से सफाई भी आई है। पेट्रोलियम गैस जो मिनिस्ट्री है, वहां से आई है कि देखिए 2020 में भी ये बात उठी थी और तब से लेकर के आज तक बहुत सारे उस पे सर्वे भी हुए हैं, अध्ययन भी हुआ है और माइलेज में ड्रॉप है, बट उतना ज्यादा नहीं है। जहां तक इंजन में खराबी का सवाल है, तो उसके लिए केवल एथेनॉल 20 को ब्लेम करना सही नहीं होगा, बल्कि ये जो ड्राइविंग हैबिट है और अन्य वजहें हैं। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार ब्लॉग इंडिया के एडिटर और संस्थापक रोहित खुराना जी हैं। रोहित जी, मेरा पहला सवाल यही है कि पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती हैं और जब एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग हुई है, पेट्रोल में जाकर के मिक्सिंग हुई है, तो इससे वास्तव में क्या कार की जो माइलेज है उस पर असर पड़ा है, या केवल ये एक वहम लोगों के अंदर है कि इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? तो ललित जी, जैसा कि E20 नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 20% इथेनॉल का ब्लेंड किया गया है पेट्रोल के साथ। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो है कि क्रूड इंपोर्ट पे अपना डिपेंडेंस कम करना चाहता है हमारा देश। और E20 पेट्रोल को लाना एक स्ट्रेटेजिक और एक ऐसा निर्णय है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ज्यादा है रादर देन इंजीनियरिंग से पुष्ट हो ये। एमिशन के फायदे होते हैं E20 ब्लेंडिंग से, लेकिन इसमें जो एक अ, नुकसान है वो उन गाड़ियों को है जो E20 के हिसाब से ट्यून नहीं की गई हैं। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि जो गाड़ियां पिछले कुछ 2-3 साल से आ रही हैं वो E20 रेडी हैं, और जिसे फ्लेक्स फ्यूल भी कहा जाता है कुछ लैंग्वेज में। तो कुछ गाड़ियों में E20 से ज्यादा का भी कैपेबिलिटी है, बट E20 की तो मोस्टली जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें कैपेबिलिटी है। इसमें जो कुछ मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं E20 और नॉन E20 व्हीकल्स में, वो ये है कि इनका इंजन का ट्यूनिंग में थोड़ा फर्क होता है। कुछ कंपोनेंट्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो इस फ्यूल की कोरोसिवनेस, हर एक फ्यूल, क्योंकि एथेनॉल जो है वो एक तरह का अल्कोहल है, तो वो ज्यादा कोरोड करता है मेटल और रबर के पार्ट्स को। और इंजन में जो फ्यूल लाइंस हैं वो उसे उस हिसाब से डिजाइन नहीं है। तो एक तो उसकी जो लाइफ है, जिसे लॉन्जेविटी बोलते हैं, कि वो कितना चलेगा आपका इंजन, उस पे फर्क पड़ता है। माइलेज पे भी फर्क पड़ता है, बट वो फर्क इतना बड़ा नहीं है कि अ, वो उसको अनयूजेबल बना दे। बट हाँ, 5-10% का फर्क, स्पेशली जो पुरानी गाड़ियां हैं। अब मैं पुरानी गाड़ियां भी कह रहा हूँ तो इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, कि होंडा कार्स एक ऐसी कंपनी है जिसके इंजन्स लगभग पिछले 10-15 साल से E20 कंप्लाइंट हैं। तो बिफोर मतलब भारत सरकार ने जब से E20 ब्लेंडिंग का निर्णय लिया, उससे पहले से ही वो E20 बना रहे थे। मे बी ग्लोबल उनके व्हीकल्स जो बाहर जाते हैं, इंडिया से, देश से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, उसकी वजह से उन्होंने इंजन का डिजाइन ऐसा रखा है कि उनके इंजन E20 तक के फ्यूल को आराम से झेल सकते हैं। अब बात आती है कि माइलेज गिरने की, वो बात सच है, माइलेज सच में गिरती है उससे। और लेकिन माइलेज जो है वो ईंधन की क्वालिटी से अगर गिर रही है, तो आप जो पेट्रोल डाल रहे हैं, तो अब उसका आप कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है। अगर जिस तरह का आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी उसी हिसाब से मिलती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो एनर्जी का काउंट होता है किसी भी ईंधन में। तो जो पेट्रोल है उसका जो कैलोरीफिक काउंट है वो एथेनॉल की कंपैरिजन में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप 1 लीटर प्योर पेट्रोल लेंगे और 1 लीटर प्योर इथेनॉल लेंगे, तो इथेनॉल को जलाने से आपको कम ऊर्जा मिलेगी। उस कम ऊर्जा की वजह से इंजन जो है वो कम ऊर्जा को पहियों तक भेजेगा। तो यदि आप पेट्रोल को 20% कम करके एथेनॉल को डाल रहे हैं 20%, तो आप वो जो कैलोरीफिक वैल्यू जो इंजन को मिल रही थी, अब आप कम उसको हो ऊर्जा गई। कम दे रहे हैं, तो जो पहियों पे आपको एनर्जी मिल रही है, आउटपुट है, वो कम हो गया है।
तो हालांकि ब्लेंडिंग एकदम से 20% नहीं करी गई है, पहले 5% 10% पे थोड़े टाइम्स को चलाया गया। तो आप हाल फिलहाल में नोटिस करेंगे जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनकी ट्यूनिंग, इंजन में एक कंपोनेंट होता है जिसको ईसीयू बोलते हैं, जो गाड़ी का कंप्यूटर होता है, वो उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कितना ईंधन देना है, और हर एक ईंधन की एक बर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, या फिर इग्निशन पॉइंट बोलते हैं, कि किस तापमान पे वो चलता है। तो ईंधन की कॉम्पोजिशन चेंज होने से उसका जो बर्निंग पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, वो भी चेंज हो जाता है। तो जो ट्यूनिंग होती है इंजन की, उसमें काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं कि इग्निशन एडवांस कितना है, स्पार्क किस समय होना है, इंजन की जो ईंधन की क्वांटिटी है जो इंजेक्टर के थ्रू उसमें डाली जाती है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है। अगर उसे सही से ट्यून किया जाए तो माइलेज का जो ड्रॉप है उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। अब बात यह है कि इंजन को क्या E20 के हिसाब से बनाया गया है। अगर हाँ, तो माइलेज ड्रॉप उतना सिग्निफिकेंट नहीं दिखेगा। अगर नहीं, इसका मतलब अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है जिसका इंजन उस तरीके से डिजाइन ही नहीं है, तो उसमें आपको माइलेज ड्रॉप ज्यादा दिख सकता है। बट मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी इस पे ठोस डेटा अभी आया नहीं है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मेरा जो अनुमान है 5 से 10% का माइलेज ड्रॉप मिल सकता है। तो अगर आपकी गाड़ी 15 का माइलेज दे रही थी, तो वो अब शायद 13 13.5 का माइलेज दे रही होगी, जो कि हाँ, एक हिट तो लगा है कंज्यूमर। अच्छा रोहित जी, एक बात और है कि जैसे अभी आपने कहा कि होंडा की जो गाड़ियां हैं वो E20 कंप्लायंस हैं, तो उसके अलावा इंडिया में जितनी भी ब्रांड की कारें जो चल रही हैं, सड़कों पे दौड़ रही हैं, तो उसमें से मैक्सिमम सारी मतलब ब्रांड्स की गाड़ियों का E20 कंप्लायंस है, या ऐसी भी हैं जो E20 को कंप्लाई नहीं कर रही हैं? देखिए, जो पुरानी गाड़ियां थी, जो 2000, मेरे जानकारी के हिसाब से 2023 के आसपास E20 गाड़ियां मेन स्ट्रीम में आने लगी थी। कुछ ब्रांड ने उससे पहले भी बनानी शुरू कर दी थी। तो जब तक ये मानक सरकार की तरफ से नहीं सेट किए गए थे, जब तक नहीं कहा गया था कि हम E20 ला रहे हैं, तब तक वॉलंटरीली किसी ने, बहुत ही कम ब्रांड्स ने अपने इंजन को E20 कंप्लायंट किया था। अ, जो होंडा की गाड़ियां हैं, वो बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट रीजन शायद उन्होंने किया होगा, या फिर उनकी दूरदृष्टि थी कि आगे फ्यूचर में अगर ब्लेंडिंग बढ़ती है तो हमारे फ्यूचर्स में गाड़ी की जो है लाइफ लंबी रहे, इसलिए उन्होंने पुर्जे शुरू से उसी हिसाब से डिजाइन करे थे। तो होंडा एक एक्सेप्शन लगता है मेरे को, जो कि पिछले 10-15 साल से E20 कंप्लाइंट गाड़ियां बना रहा है। लेकिन जो गाड़ियां पिछले 2-3 साल में बनी हैं, 2022-23 के बाद बनी हैं, उसमें से ज्यादातर गाड़ियां E20 कंप्लाइंट हैं। तो अगर आपने कोई गाड़ी 2-3 साल पहले किसी कंज्यूमर ने खरीदी है, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। माइलेज जरूर थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा, लेकिन उनकी गाड़ी में ऐसी कोई मेजर खराबी नहीं आएगी। अगर किसी की गाड़ी 7-8 साल 10 साल पुरानी है, उसमें अगर आप E20 यूज कर रहे हैं और आपको अजीब सी आवाजें आ रही हैं, किसी तरह की लीकेज दिख रही है या आवाज बढ़ रही है, उसे सर्विस सेंटर जाएं, चेक कराएं। हो सकता है उसका कोई रबर का पार्ट कोरोड हो रहा हो। और मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा भयंकर कुछ तोड़फोड़ नहीं होगी इंजन में। बट ये है कि पुर्जे जल्दी घिसेंगे, कुछ प्लास्टिक के या फिर कुछ रबड़ के पार्ट्स जो फ्यूल लाइंस के संपर्क में होते हैं, हो सकता है वो जल्दी खराब हो जाएं। जो चीज शायद जो पुर्जा 10 साल या 15 साल की लाइफ के हिसाब से डिजाइन किया गया था, वो 8 साल में ही खराब हो जाए। पुरानी गाड़ियों पे ज्यादा असर पड़ेगा। पुरानी गाड़ियां, क्योंकि उनके पुर्जे ऑलरेडी 6-7 साल पुराने हो चुके हैं। रबड़ की, प्लास्टिक की, इन सब चीजों की एक लाइफ होती है। तो अगर आप एक गाड़ी, नई गाड़ी को लेके 10 साल खड़ा कर दें, तो भी वो खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें जो रबड़ इस्तेमाल किया गया है उसकी एक एज होती है, टायर की जो रबड़ होती है उसकी भी एक एज होती है, प्लास्टिक की भी अपनी एक एज होती है, जो समय के साथ में वो डिटीरियोरेट हो जाती है। तो पुरानी गाड़ियों पे असर ज्यादा दिखेगा। तो उसका उपाय यही है कि आप उसको टाइमली सर्विस कराएं, सर्विस सेंटर पे लेके जाएं। अगर आपको आउट ऑफ टर्न भी उसको सर्विस ड्यू नहीं हुई है, किसी तरह की आवाज है, कुछ परेशानी है, तो उसको ले जाके चेक करा लें। कोई पुर्जा उसका खराब हो रहा है तो बदलवा लें। तो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा, आपको पहले से करना पड़ेगा, समय से। हो सकता है आपकी जेब पे थोड़ा सा भारी पड़े, तो ये नुकसान तो है। बट जो नई गाड़ियां हैं उसमें ये नुकसान नहीं आएगा, जो पिछले 3-4 साल में बिकी हैं। तो हाँ, ये देश में जब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं तो किसी ना किसी को तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस बार कंज्यूमर को थोड़ा बहुत उसका दर्द लेना पड़ेगा। अच्छा रोहित जी, मिनिस्ट्री की तरफ से ये सफाई आई कि खासतौर से जो ये कहा जा रहा है कि E20 की वजह से माइलेज में एक मेजर ड्रॉप। तो पहली बात तो ये है कि 2020 के बाद से अभी तक जो 5 साल की स्टडी हुई है उसमें मेजर ड्रॉप की बात नहीं है। थोड़ा ड्रॉप जरूर है,
लेकिन हम ये नहीं कहते कि ड्रॉप नहीं है, लेकिन मेजर ड्रॉप नहीं है। उसके बाद एक चीज और कहा गया जो है कि खासतौर से जो ड्राइविंग हैबिट्स है, जो अलाइनमेंट का इशू है, जो टायर का प्रेशर है, उसको, और एसी, एयर कंडीशन जो यूज किया जाता है उसको, तो मतलब मेजरली बोले कि ये भी फैक्टर्स हैं जो कि माइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जहां तक इंजन को लेकर के जो अभी आपने बात कही भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंजन को लेकर के एज सच कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि उन्होंने इस टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं किया कि 2 से 3 साल मतलब पहले जो गाड़ियां रोड पे आई हैं, ये बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा कि इंजन को छोड़ दीजिए, लेकिन माइलेज जो है थोड़ा बहुत ड्रॉप है। लेकिन बाद में एक और बात कही कि आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है, वो करीब करीब 30 करोड़ जो टी को हम प्लांट करते, तब जाकर के उतनी की हमारी कार्बन डाई इमिशन जो है वो बचा है। 1,44,000 करोड़ रुपए की जो फॉरेन जो रेवेन्यू है वो बचा है। तो यानी कि उसके तर्क बहुत सारे दिए गए हैं। विदर्भ के किसानों का भी जिक्र किया गया है कि आप देखिए कि वो पूरा इलाका जहाँ पे सुइसाइड हुआ करता था जो है, उसमें काफी कमी आई है। तो मतलब मिनिस्ट्री की तरफ से अपने सारे तर्क दिए गए हैं, लेकिन यहाँ सवाल वही है कि जो ड्राइविंग हैबिट्स, क्या ये सही है कि ड्राइविंग हैबिट्स की वजह से, एसी की वजह से, टायर प्रेशर की वजह से, अलाइनमेंट की वजह से माइलेज पे असर आता है? देखिए, जो सब चीजें आप कह रहे हैं ना कि गाड़ी का अलाइनमेंट, उसका टायर प्रेशर, गाड़ी को चलाने का तरीका, आरपीएम, गियर टाइम से बदलना, गाड़ी को स्मूथ चलाना, सडन एक्सेलरेशन, सडन ब्रेकिंग ना करना, ये सब गुड ड्राइविंग हैबिट्स का एक पार्ट होता है। और आप गाड़ी को जितना कम स्ट्रेन करेंगे इंजन को, वो उतना अच्छा माइलेज देता है। तो फ्यूल आप उसमें कोई भी डालें, अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट्स अच्छी हैं, आप गाड़ी को तमीज से चलाते हैं और उसे बहुत ज्यादा इंजन को स्ट्रेन नहीं करते, तो वो माइलेज आपको बेहतर देने लगेगा। और ये सब लगभग सभी गाड़ियों के लिए सच है। तो ये कहना ठीक है कि आप अपनी ड्राइविंग हैबिट सुधारेंगे तो माइलेज बढ़ जाएगा, पर अगर आप ईंधन बदल देंगे और ड्राइविंग हैबिट सेम रखेंगे तो भी माइलेज बढ़ जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, हम अगर सरकार कोई निर्णय ले रही है, उसके पीछे अगर जो नियत है वो अच्छी है, जो आप जैसे कि आपने किसानों का बताया, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट है इसका पर्यावरण पे, जो इसका इम्पैक्ट है वो अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन हर चीज के दो पहलू हैं, तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। ये एक तरह का ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि 2-3 साल पहले जो गाड़ियां बननी शुरू हुई थी वो E20 कंप्लाइंट हैं, जिनमें इस तरह की दिक्कतें कम आने वाली हैं। और आगे जो अभी गाड़ियां बिक रही हैं और आगे जो बिक रही हैं, उनको कम दिक्कत आने वाली है। जो उससे पहले की गाड़ियां हैं उनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है इसकी वजह से। तो ये इस चीज की सच्चाई है। बाकी जो पर्यावरण के पे जो सकारात्मक रूप से जो प्रभाव पड़ेगा, उसका तो हम भी स्वागत करते हैं। दूसरा, मैं अपनी तरफ से सरकार को ये कहना चाहूंगा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, बट अगर हमारी रोड्स पे जो कंजेशन होता है, सेफ्टी है, या फिर लोग जो तमीज से ड्राइव नहीं करते, रॉन्ग साइड आ जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स होते हैं, या फिर कई बार सिस्टम सही ना होने की वजह से टोल नाकों पे जो भीड़ लग जाती है, इनएफिशिएंसीज की वजह से, अगर हम उनको सॉल्व करें और हम सड़कों के गड्ढों को, उनकी क्वालिटी को और बेहतर करते जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब सड़कें खराब हैं, बट हाँ, इन चीजों को ठीक करने से जितना ईंधन और समय की बचत होगी, उससे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे हमारा ईंधन कम जलेगा, उससे भी पर्यावरण को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो अगर हमारी सड़कों की क्वालिटी बढ़ती है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से जितना फायदा हो रहा है, अगर हम थोड़े से ज्यादा कड़ाई से, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ज्यादा कैमरास का इस्तेमाल करें, लोगों को ज्यादा अच्छे से ट्रेन करें हैं उनकी ड्राइविंग के लिए, और रोड सेफ्टी को बढ़ाएं, तो इससे जो सड़क दुर्घटनाओं में जो लोगों की जान जाती है, जिस जिस और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ट्रैफिक जैम की वजह से, जो ईंधन खपता है, जो मिसमैनेजमेंट की वजह से ईंधन खपता है, हमारे ड्रेन्स ठीक ना होने की वजह से सड़क पे पानी भरता है, सड़क टूटती है, गड्ढे भरते हैं। तो हमें थोड़ा सा एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नेंस, सब तरह से, सब तरह का योगदान करने की जरूरत है। तो ये बड़े मुद्दे हैं। अब गाड़ी में आप बताइए, जैसी दिल्ली में ह्यूमिडिटी है, क्या बिना एसी के मैं गाड़ी चला सकता हूँ? नहीं चला सकता, कोई भी नहीं चलाना चाहेगा। अब अगर किसी ने गाड़ी खरीदी है, तो वो चाहेगा कि मैं एयर कंडीशनर चला के, अब सरकार बोले कि आपकी गाड़ी की माइलेज अच्छी नहीं आ रही तो आप एयर कंडीशनर बंद कर दो, ये बेतुका, मतलब मैं इसको बोलूंगा ये बेतुका तर्क है। ऐसा कोई नहीं करने वाला है, कोई नहीं चाहता। अब गलत अलाइनमेंट के साथ मैं अगर अपनी गाड़ी चलाऊंगा तो मेरी गाड़ी के टायर घिस जाएंगे। तो मैं
ये जो तर्क जो दिए जा रहे हैं ना, मैं इनको बेतुका बोलूंगा, बट मैं साथ में सराहना भी करूंगा कि आप एनवायरनमेंट के लिए सोच रहे हैं। किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है, तो किसानों का फायदा है, एनवायरनमेंट का फायदा है, लेकिन जो पुराने गाड़ी के मालिक हैं उनका थोड़ा नुकसान है। बट इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि वो झेल नहीं सकते। वो थोड़ी सी मेंटेनेंस ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रोएक्टिवली करनी पड़ेगी। तो अब ठीक है, अब जब किसी ना किसी को भुगतना है तो भुगत लेंगे। अच्छा, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि कम से कम अनुशासित तरीके से जो कार जो चलाते हैं, उनको अनुशासन में रहना ही होगा। और इसके अतिरिक्त 1-2 सुझाव जो देना चाहेंगे कि जो कार को ड्राइव करते हैं, ताकि उनकी जेब पर जो चोट भी कम लगे और वो मतलब खुशहाल तरीके से अपनी यात्रा को जारी भी कर सकें, आगे बढ़ा भी सकें। तो मतलब इन ड्राइविंग हैबिट्स, जबकि अनुशासन रखना अपने आप में बहुत टेढ़ा होता है, लेकिन फिर भी इसके अलावा और क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? देखिए, सबसे आसानी से किया जाने वाला काम ये है कि आपको कहीं भी जाना है तो 5 मिनट जल्दी निकल जाइए। आपको स्ट्रेस कम होगा। आप थोड़ा सुकून से गाड़ी चलाएंगे, भगाएंगे कम, इंजन पे जोर कम आएगा, और आपकी माइलेज अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ज्यादातर जब हम जल्दी में होते हैं तभी हम गाड़ी को रगड़ के चलाते हैं, और जब जितना रगड़ के चलाओगे उतना गाड़ी आपको कम माइलेज देगी। तो ये बहुत छोटा सा टिप है। मतलब ये चीज मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ कि मुझे अगर कहीं पहुंचने में 1 घंटा लगना है तो मैं 1 घंटा 10 मिनट पहले या 1 घंटा 5 मिनट पहले निकलता हूँ, ताकि मुझे स्ट्रेस ना हो कि कहीं मेरे को 1-2 सिग्नल ज्यादा लाल मिल गए तो मैं गाड़ी भगाने लगूंगा। तो ये बड़ी एक छोटी सी पर्सनल हैबिट है जो मैं फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि इसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। आप जितने सुकून से गाड़ी चलाएंगे, आप उतना अच्छे से गाड़ी चलाएंगे, तमीज से चलाएंगे, गलत ओवरटेक नहीं करेंगे, दूसरों की जान को भी रिस्क पे नहीं डालेंगे, अपनी जान को भी रिस्क पे नहीं डालेंगे। तो तो जैसा कि आपने देखा कि कार ब्लॉग इंडिया के एडिटर रोहित खुराना जी ने जो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की, उनका कहना है कि जहां तक कार माइलेज में ड्रॉप का सवाल है तो बहुत ही मिनिमल है, और किसी का नुकसान किसी का फायदा, और एनवायरनमेंट और किसानों का सबसे बड़ा फायदा है। इसीलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनुशासित तरीके से आप अपने कार को ड्राइव करें, तो न सिर्फ जो है आप अपनी राइडिंग का को एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ देश की तरक्की में भी अपना योगदान आप करेंगे। तो रोहित जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से अपील है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा यदि आपका कोई सुझाव है, तो सुझाव को भी कमेंट कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, ताकि उस पर हम अपनी कोई चर्चा नए सिरे से बढ़ा भी सकते हैं, शुरू भी कर सकते हैं। और खबरों को पढ़ने के लिए देश.thefederal.com को लॉगिन करके आप खबरों को पढ़ भी सकते हैं। तो रोहित जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। धन्यवाद ललित।